हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स का अक्टूबर 2024 का गाइस मैगजीन है ये, जिसमें हमने 6 टॉपिक्स अपने कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। देखो गाइस, साइंस एंड टेक बड़ा है, ठीक है, 2 पार्ट्स में आएगा। आप जिस चैनल से जुड़े रहें, साथ में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, याद रखना अक्टूबर के भी आपके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। Those who are going for BPSC, those who are going for UPPCS, प्लीज़ मेमोराइज। टिल नवंबर तक का करंट अफेयर भी कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, ठीक है। तो आप देखो, नोबेल प्राइज़ वगैरह जो है ना, ये बहुत पूछे भी जाते हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो ये साइंस एंड टेक में सबसे पहला टॉपिक ही अभी आपको 3 जो टॉपिक मैं कराऊंगी उसमें केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, ये सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस। और जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब पीएम पाठशाला। टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन करो, पीएम पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाला हुआ है टेलीग्राम का लिंक। वहाँ से जुड़ोगे तो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट कोई भी एग्ज़ाम्स की जानकारी होगी वो सब मिल जाएगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो और जुड़ते जाओ, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट्स की जानकारी मिलती चली जाए, पीडीएफ्स आपके पास मौजूद हो। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2024, जैसा कि आपको पता है अक्टूबर के मंथ में ये अवार्ड दिए जाते हैं हर साल, है ना। तो रॉयल जो आपका स्वीडिश अकादमी है साइंस की, उसने इस बार अवार्ड दिया है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। किसको दिया है? डेविड बेकर को। क्यों दिया है? क्योंकि इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन करा है, ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ डेविड बेकर के साथ साथ जॉइंटली डेमिस हसाबिस एंड जॉन जंपर जी को भी प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला है। क्यों मिला है? प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के लिए। किसके मिला है? प्रोटीन के स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन के लिए, कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है उसकी प्रिडिक्शन के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो अगर सवाल आ जाए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़, एक तो नाम याद रखने हैं, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। कहाँ किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने? प्रोटीन स्ट्रक्चर की ये क्या करते हैं? प्रिडिक्शन करते हैं। और डेविड बेकर क्या लेकर आए हैं? प्रोटीन डिज़ाइन लाए हैं, कंप्यूटेशनल, यानी कंप्यूट करके निकाला है उन्होंने। अब कैसे निकाला है, ध्यान से समझो। डेविड बेकर का जो ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन है, इसका मकसद पता है क्या है? नए नए प्रोटीन्स को क्रिएट करना नोबल फंक्शंस में, जो कि नेचर में नहीं मिलते हैं। तो ऐसा पहला सक्सेसफुल डिज़ाइन स्मॉल प्रोटीन का कंप्यूटेशन से पहली बार पब्लिश किया गया था 1997 में, दाहियात एंड मायो के नाम से। ये थे दो हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ जीता भी था। और नॉट नोबेल प्राइज़ का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये पब्लिश करवाया था, ठीक है। पहली बार स्मॉल प्रोटीन का कंप्यूटेशन से डिज़ाइन हुआ था। डेविड बेकर ने सक्सेसफुली नए प्रोटीन, सिंथेटिक प्रोटीन्स को क्रिएट करा। पहला डिज़ाइन इनका जो प्रोटीन का था वो टॉप 7 था, 2003 में ही आ गया था। इंटायरली जो इन्होंने बनाया है ना प्रोटीन, नए नए जो प्रोटीन बनाया, चाहे वो स्ट्रक्चर करके चाहे वो सीक्वेंस करके, सब इन्होंने ऑटोमेटेड कंप्यूटेशन के तहत, ऑटोमेशन का इसमें पूरा ऑटोमेटेड तरीके से डिज़ाइन करा है। प्रोटीन डिज़ाइन जो कंप्यूट करके बनते हैं, उनकी बड़ी विशेष जानकारी समझ लो। उसके लिए बहुत ही पोटेंशियल होता है इनके पास। कैसा पोटेंशियल होता है? इनके पास पोटेंशियल ये होता है कि ये फार्मेसी में, यानी फार्मास्यूटिकल में, जो आपकी थेरापेटिक प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल है इसका। जो भी वैक्सीन्स नहीं लगाते हो आप, जो भी फ्लू की वैक्सीन लगवाते हो आप, उसमें ये डलते हैं, मतलब कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। जो भी आपके नैनो मटेरियल्स हैं, जो नए नए आपके प्रोटीन्स हैं, जैसे उसमें आपको इको फ्रेंडली नैनो मटेरियल क्रिएट करना है तो वो बन जाएगा। टाइनी सेंसर्स में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। जो आपके बायो सेंसर्स है ना, उसमें आपका कैंसर का ट्रीटमेंट का, सेल का सिग्नलिंग का, उसमें भी ये बड़ा इस्तेमाल होता है। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट की बात देखोगे तो जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन है प्लास्टिक का, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। पोटेंशियल एप्लीकेशन है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन की, कि वेस्ट मैनेजमेंट, जो देखो आप भी मानते हो ना, हमारे देश में ये भी एक मुद्दा रहता ही है कि हम कैसे प्लास्टिक को डिग्रेड करें, उसका एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन कैसे कराएं। तो उसके अंदर भी कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन बेहद बेहद ज़रूरी है। आप समझ रहे हो, बायो सेंसर में किसी कैंसर का अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो भी कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन बेहद ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा, इसी में ना कह रहा है रोसेटा सॉफ्टवेयर डेवलप किया था बेकर जी द्वारा,
और इन्होंने टीम में भी 1999 में करा था, तब भी है ना ये क्या करते थे, प्रोटीन्स को असेंबल करते थे शॉर्ट स्ट्रक्चरल फ्रेगमेंट्स में, ताकि जो प्रोडक्शन है प्रोटीन्स के डिज़ाइंस वगैरह की उसके बारे में हमें जानकारी मिल पाए। अच्छा, जो वर्ड प्रोटीन है ग्रीक वर्ड प्रोटीडोस से निकल कर आया, जिसका मतलब होता है प्राइमरी ऑफ प्राइम और अ प्राइम इम्पॉर्टेंस। ठीक है, अब वर्क समझते हैं हम डेमिस हसाबिस का, ठीक है, और जॉन जंपर का प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में इसको समझते हैं क्या है ये। देखो, डेमिस हसाबिस और जॉन जो जंपर हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया ताकि ये जो 50 ईयर ओल्ड प्रॉब्लम है ना प्रोडिक्ट करने की प्रोटीन्स की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की, कि कैसे प्रोटीन्स फोल्ड होते हैं शेप में, कैसे फंक्शंस बनते हैं उनके, वो सारे के सारे इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना जो डेमिस हसाबिस हैं, जॉन जंपर हैं, ये क्या करते हैं, एआई का इस्तेमाल किया इन्होंने। ध्यान से सुन लो, बड़े ध्यान से समझना है इस बात को। डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर ने जिन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट किया है, ध्यान से सुनो उनकी बात को, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने एआई का इस्तेमाल करते हुए जो 50 ईयर ओल्ड प्रॉब्लम थी इन्होंने दूर कर दी है। ये बड़ा ज़बरदस्त कमाल हुआ है। ये प्रोटीन को प्रिडिक्ट कर देंगे, उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर देंगे, वो कैसे शेप बनाते हैं, उसके कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, वो सबका पता चल जाएगा। इन्होंने इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करा है। अच्छा, इस डिस्कवरी से सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फ़ायदा होगा? प्रोटीन के शेप के अगर आपको पता चल जाती है ना, तो आप ये समझ लो आपको सेल के फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा। और सेल के फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा तो जब आपको ड्रग डिज़ाइन करना होगा ना, किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकना होगा, किसी एंजाइम को बनाना होगा, या टू ब्रेक डाउन प्लास्टिक को तोड़ने के लिए, क्रॉप की रेजिलियंस के लिए, आप समझ लो ये सब बहुत ज़रूरी होता जा रहा है हमारे लिए। इसीलिए डिस्कवरी हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त आविष्कार है, समझ लो आप। ठीक है, अब प्रोटीन्स के बारे में समझो क्या होते हैं। देखो, प्रोटीन 4 तरह के मेजर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं। आपको 3 तो कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेंगे, अदर 3 बिंग इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड में मिलते हैं। 4 मेजर टाइप्स में मिलते हैं बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में, अदर 3 बिंग कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स हैं। देखो, एमिनो एसिड से ही कैसे कैसे क्रिएट हो रहे हैं प्रोटीन, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग बन रही है एमिनो एसिड्स की। तो यानी कि बायोपॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का। ध्यान से सुनो आप, बायोपॉलीमेरिक यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर से बना होता है। इसमें लीनियर चेंज होती हैं, 20 नेचुरली ऑकरिंग एमिनो एसिड्स होते हैं, वो लिंक करेंगे पेप्टाइड से, तब जाके आपको पेप्टाइड जब बॉन्ड बनाएगा फिर जाके आपका प्रोटीन क्रिएट होता है। यानी आप समझो कॉम्पोजिशन अगर आप इसकी कभी भी देखोगे तो एमिनो एसिड और उसके ऑर्डर, एमिनो एसिड्स के सारे ऑर्डर, सारे के सारे एमिनो एसिड्स हैं, ये जब ये ऑर्डर में लगते चले जाते हैं तब जाके प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो ऐसे क्रिएट होता चला जा रहा है। समझ रहे हो आप बात को? अब पेप्टिक बॉन्ड जब बन जाता है और जब वो ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होगा, फॉर्म होगा ना, पेप्टिक बॉन्ड कब बनता है? जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एमिनो एसिड से रिएक्ट होके NH2 ग्रुप के साथ जब ये रिएक्ट होता है तो नेक्स्ट एमिनो एसिड के साथ मिलकर ही जब इसमें पानी वानी को हटा देता है, डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया में होता है, तब जाके पेप्टिक बॉन्ड बनते हैं। समझे आप? तो प्रोटीन बहुत अबेंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल है जो हमारे सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। सिंपलेस्ट बैक्टीरिया भी देखोगे ना, और ह्यूमन बींग्स में भी देखोगे, प्लांट में भी देखोगे, प्रोटीन आपको हर जगह मिलेगा। कोलेजन जो होता है ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। रिबुलस, बायोफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट अबेंडेंट प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर के अंदर। पूरी बायोस्फीयर उठा लोगे तब जाके सबसे अबेंडेंट मिलता है ये। तो लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन भी है। देखो, पहले प्राइमरी लेवल पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर सेकेंडरी लेवल पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर फिर बदल गया, फिर टर्शरी लेवल, फिर क्वार्टरनरी लेवल पर। यानी प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रोटीन इतनी बार अपने स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, चेंज करता है। चेन ऑफ एमिनो एसिड्स का एक सीक्वेंस बनाता है। सेकेंडरी प्रोटीन में पहले प्लीटेड एक अल्फा हेलिक्स, टर्शरी फॉर्म में, क्वार्टरनरी फॉर्म में, ये सारे के सारे इनके लेवल चेंज हो जाते हैं। अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस प्रोटीन निभाता है। तो प्रोटीन का सबसे बड़ा फंक्शन है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी प्रोटीन क्या करता है, सेल्स को सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो एक्टिन है वो फिलामेंट ऑफ मसल फाइबर में मिलता है, इसमें मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलता है और सेल की शेप भी इसी से बन जाती है। आप समझ रहे हो, प्रोटीन से क्या बना, स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर से क्या बना, सपोर्ट करते हैं ये सेल्स को। फिर कैटलिस्ट की बात आती है। अब देखो, प्रोटीन एक एंजाइम्स की तरह भी वर्क करता है।
ध्यान से समझना आप इस बात को। प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम्स की तरह भी वर्क करता है, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कराता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो एमिलेस है, जब उसको आप स्टार्च में ब्रेक डाउन करते हो ना, ब्रेक अपने आप को स्टार्च में ब्रेक डाउन करता है और शुगर बना देता है जब डाइजेशन चल रहा होता है। तो आप याद रखो, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डाइजेशन में काम दे रहा है, आपके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, आपके मसल फाइबर को स्ट्रक्चर। क्यों कहते हैं डॉक्टर्स आपको, देखो किसी भी हालत में प्रोटीन, आपको देखो जिम में जाते हो तो प्रोटीन शेक्स के लिए वो कितना बोलता है, वो कुछ तो वजह होती है ना इसकी वजह से। हार्मोन जो होते हैं सब, जो आपके प्रोटीन फंक्शंस होते हैं, वो केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं, जिन्हें हार्मोन्स बोलते हो आप सोचो इंसुलिन कितना बड़ा रोल निभाता है, हॉर्मोन्स भी इसी की वजह से चल पा रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन फंक्शन से की वजह से ही। अगर प्रोटीन बॉडी में देखो कम होगा या गड़बड़ होगी प्रोटीन के अंदर, देखो ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, बराबर से रहता है, तो आपके हार्मोन्स को भी ये केमिकल सिग्नल्स देने लग जाता है। एंटीबॉडी का काम करता है। एंटीबॉडी का मतलब है कि कोई फॉरेन पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में घुस गया है तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन वो क्या करेगा, बचा लेगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पर इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है। फिर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का काम भी करता है ये। प्रोटीन जब बाइंड हो जाता है एटम्स के साथ, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साथ, सेल के अंदर और पूरी बॉडी के अंदर ही, तो वो उसको स्टोरेज का भी काम कर रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जो फेरेटिन होता है, ये आयरन स्टोर करता है सेल्स में, एंड GLUT4 है, इसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है ये सेल्स के अंदर। तो ये इतना ज़बरदस्त फंक्शन कर रहा है प्रोटीन, आप सोच सकते हो। दिस इज़ वॉट प्रोटीन इज़। Now let's move to the next topic, which means Nobel Prize in Medicine 2024। देखो अगेन अब हमें मेडिसिन के बारे में जानना है। होपफुली आपको फिजिक्स वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ जो हमारा है मेडिसिन में 2024 में, उस पर हम देखते हैं। तो न्यूज़ में क्यों था ये, तो जो नोबेल प्राइज़ है फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में 2024 में, हैज़ बिन अवॉर्डेड टू, दो बंदों को अवार्ड दिया गया है, विक्टर एम्बरस और गैरी रूवकुन को, ठीक है। ये क्या कर रही हैं, डिस्कवरी कर रही हैं, ये माइक्रो आरएनए को डिस्कवर कर रही हैं, और जो इसका रोल है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीनी रेगुलेशन में। तो ध्यान रखना, जो नोबेल प्राइज़ आपका फिजियोलॉजी में है, मेडिसिन में है, वो विक्टर एम्बरस और गैरी रूवकुन को मिला है। क्यों, क्योंकि इन्होंने माइक्रो आरएनए को, ध्यान से समझो, माइक्रो आरएनए को डिस्कवर करा है, और साथ ही साथ ये रोल बताया है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ये सब बताती हूँ मैं अभी आपको क्या होता है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ये सब इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जीन रेगुलेशन के साथ ये लेकर आए हैं। तो विक्टर एम्बरस और गैरी रूवकुन का नाम आपको नहीं भूलना है। किसके लिए मिला है इनको, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए इनको मिला है प्राइज़, ठीक है। अब इनकी डिस्कवरी को ज़रा ध्यान से सुनो, जैसे अभी आपने प्रोटीन की सुनी है वैसे इसकी भी सुनो अभी। देखो 1993 में विक्टर एम्बरस और गैरी रूवकुन ने माइक्रो आरएनए ऑलरेडी बना दिया था। फिर इसका क्या रोल रहता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, वो भी बताया कि भाई कैसे होता है। तो आप समझ लो कि जो टिल 1993 ना क्या होता था, ये माना जाता था कि जीन रेगुलेशंस को लिमिटेड किया जाए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स में, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में अब हम समझते हैं। देखो ट्रांसक्रिप्शन का सीधा सा मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कुछ, बायोलॉजी के फॉर्म में मैं बता रही हूँ, जिसमें आप क्या करते हो, एक जो सेल है ना वो आरएनए को कॉपी करता है डीएनए के पीस ऑफ द डीएनए में। तो याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन में जो होता है आरएनए की कॉपी हो रही है, मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है ताकि प्रोटीन बन पाए सेल में। समझो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ वो वाला ट्रांसक्रिप्शन नहीं है कहीं आप कुछ लिखने वाला समझ जाओ, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन बायोलॉजी वाला है, जिसमें क्या होता है मैसेंजर आरएनए बनता है, आरएनए कॉपी हो रही होती है बेसिकली यहाँ पर, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से जा रही होती है। तो यहीं से ना यहाँ मामला शुरू हो गया था 1993 से ही, जीन रेगुलेशन को लिमिट करा गया स्पेशलाइज्ड प्रोटीन में, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं, जो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रीजन को, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए जिसको कहते हैं, और ये डिटरमिन करते हैं कि कौन सा मैसेंजर जो रिबोन्यूक्लिक एसिड है वो प्रोड्यूस किया गया है। हाउएवर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट जो रेगुलेशन है बाय माइक्रो आरएनएस वो लेटर स्टेज में होती हैं, जब जीन का एक्सप्रेशन आ रहा होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन आ रहा होता है। तो डे डिस्कवर्ड रोल ऑफ माइक्रो आरएनए, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इन्वेस्टिगेट करा था म्यूटेंट्स को, केन और हैबिटेट्स और एलिगेंस नेमाटोड्स, ये डेवलप किए थे इन्होंने डिफेक्ट्स को, जैसे ऑल्ट्रेशंस के कारण होते हैं।
फिर इन्होंने डिस्कवरी में ये भी सारा का सारा रिवील किया, कंप्लीट नए प्रिंसिपल लेकर आए हैं जीन रेगुलेशंस के लिए, कि कैसे कैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि इंसान जो होता है उसके लिए कैसे कैसे जीन रेगुलेट होगा उसके बारे में है। अब क्योंकि जिक्र छिड़ा ही है माइक्रो आरएनए के बारे में, mRNA के बारे में, तो समझो वो क्या होता है। देखो, ये स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए है। कैसा आरएनए है? स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। इसका रोल पता है क्या है? डीएनए इंस्ट्रक्शंस को टर्न करना, प्रोटीन में बनाना। और ये हेल्प क्या करता है? सेल्स को रेगुलेट करने में, जीन एक्सप्रेशन देने में काम करता है। साथ ही साथ जो माइक्रो आरएनए है ये क्या करता है? ये हेल्प भी करता है, mRNA के साथ जुड़ेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट होनी होती है वो प्रोटीन को देगा, और ये भी कोशिश करता है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स और बाय डिग्रेडिंग mRNA टू ऑल टुगेदर। ये कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन को इसी भाव से कर रहा है कि इसको प्रोटीन में ट्रांसलेशन ना जाए, क्योंकि जो प्रोटीन है ना, न्यूक्लियस रेगुलेट करेगा वो पूरा का पूरा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे करना है, स्प्लाइसिंग करेगा, जब माइक्रो आरएनए कंट्रोल करेगा ट्रांसलेशन को। तो आप समझो थाउजेंड्स ऑफ जीन जो हैं फॉर डिफरेंट माइक्रो आरएनए वो काम करते हैं इंसान के अंदर। जीन रेगुलेशन माइक्रो आरएनए यूनिवर्सल है, सभी जगह पर होता है। अब जीन रेगुलेशन का मतलब समझ रहे हो? नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जीन्स को रेगुलेट करना है। यानी इसमें क्या कर रहे हो आप? ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप टाइमिंग्स को कंट्रोल करोगे, लोकेशन को कंट्रोल करोगे, किन की? जीन्स की, अमाउंट को। तो आउट ऑफ मैनी जीन्स इन अ जीनोम किन किन को एक्सप्रेस कराना है, वो जीन्स रेगुलेशंस हैं। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए, यानी आरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए पे जाएगी तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया। फिर सेलुलर मशीनरी पे जाएगी इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये बनाया इसीलिए जा रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड कर पाएँ, इसीलिए ये सारा प्रक्रिया चलाई जा रही है। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, डिफरेंट सेल टाइप्स इनके पास होते हैं, पता ही है आपको। क्रोमोसोम्स इन द सेल कंटेन द सेम सेट ऑफ जीन्स, उनको इंस्ट्रक्शन भी मिलती है। लेकिन जीन रेगुलेशन के साथ साथ 3 डिफरेंट सेल्स भी हैं, मसल सेल है, नर्व सेल है। ये यूनिक सेट ऑफ प्रोटीन कैरी करते हैं, एक्सप्रेस भी अलग तरीके से करते हैं, इनका स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये। तो जीन रेगुलेशन के लिए बहुत ही सुंदर डायग्राम से समझाया गया है कि कैसे, देखो ह्यूमन जीन में, जीनोम के अंदर 20,000 जीन्स हैं, ठीक है। ये डीएनए कैरी कर रहा है, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, डीएनए बताएगा मैसेंजर आरएनए को कि देख ये वाली इन्फॉर्मेशन जा रही है, फिर ये ट्रांसलेट करता है प्रोटीन को, फिर जाता है प्रोटीन से ये इन्फॉर्मेशन सेल टाइप के ऊपर, उसी हिसाब से ये सेल्स फिर जो होते हैं वो वर्क करते हैं। ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देयर आर 2 टर्म्स हमने पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दोनों समझ लो क्या है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है जानकारी जो है डीएनए से कॉपी होकर नए मॉलिक्यूल mRNA में जा रही है, यानी आरएनए पॉलीमरेज में एक एक्सेसरी प्रोटीन क्योंकि होता है इसीलिए जा रही है। ट्रांसलेशन का मतलब है जो mRNA ने इनकोड किया, जो भी इंफॉर्मेशन उसने ली वो आगे एमिनो एसिड और प्रोटीन जो सिंथेसिस हो रहा है जिस समय, उस समय उसको ऐड कर रहा है। और ये रिबोसोम साइट जो होती है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में, वहाँ ये होता है जहाँ mRNA जो है रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, हर स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड को सारी जानकारी देता है। अब आप समझे कितना सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, और जरा कहीं खराबी आ जाए तो समझ जाओ आपके पास इन्फॉर्मेशन ही ठीक से नहीं पहुंच पाएगी। अब इस डिस्कवरी का बहुत बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? आप समझो सेलुलर डेवलपमेंट, जो स्टेम सेल हैं या टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, इनका एक नया रिन्यूअल हुआ है, और mRNA इन्नेट एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस को संभाल के रखेंगे। ऑन्कोजेनेसिस का मतलब है ये एबनॉर्मल जो रेगुलेशंस होते हैं बाय माइक्रो आरएनए, इससे कैंसर को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, म्यूटेशन हो सकता है, हियरिंग लॉस, आई एंड स्केलेटल डिसऑर्डर जैसे डिसऑर्डर जो होते हैं ना, उनको रोकेगा ये। ऑन्कोजेनेसिस की एप्लीकेशन में बड़ा इस्तेमाल होगा इसका। डिजीज़ को डायग्नोस्टिक्स में और बायोमार्कर यूज़ करते हो ह्यूमन कैंसर डायग्नोसिस में, उसको और अच्छा हो जाएगा। बायोमार्कर का मतलब समझते हो? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो ब्लड में आपने दे दिया, कुछ अदर बॉडी फ्लूइड में, टिश्यू में, तो एक साइन होता है कि अब नॉर्मल तरीके से अगर ज़रा भी कहीं कुछ काम कर रहा है तो आप उसको पता लगा लोगे। अच्छा, आरएनए आप समझो रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वायरस में प्रेजेंट होता है। ये बनता किससे? न्यूक्लियोटाइड से बनता है।
रिबोस शुगर अटैच कर दिए जाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस से, फॉस्फेट ग्रुप से, और एडेनाइन, ग्यूलाइन, रेसिल, साइटोसाइन, ये सब में नाइट्रोजनस बेसिस ही ये बेसिकली होते हैं। और मेजर टाइप्स आरएनए के क्या है? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, रिबोसोमल आरएनए। इसमें डीएनए का टेम्पलेट होता है, आप समझ लो, ये लिंक होता है ट्रांसफर आरएनए, अडेप्टर की तरह काम करता है ये। रिबोसोमल जो होता है ये स्ट्रक्चर को जो है ना बाइंड करता है, ये इन दोनों के स्ट्रक्चर को क्या करता है? ये बाइंड करता है। समझ गए इतनी बात? अब मेजर आरएनए टाइप समझ लो, ये मैसेंजर आरएनए ऐसा दिखता है, ये आरएनए जो होता है वो ऐसा दिखता है जो इनको ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसफर वाले में एमिनो एसिड्स क्योंकि उस पर प्रोसेस हो रहे होते हैं तो इस तरह से कर रहा होता है। समझ गए? नाउ लेट्स मूव टू दी, अच्छा अभी हमने केमिस्ट्री का किया था ऊपर, सॉरी, जहाँ हमने करा अपना प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ हमारा फिज़िक्स में 2024 में किसको मिला है। तो हम ज़रा ध्यान से समझते हैं क्या प्राइज़ मिला है। देखो, नोबेल प्राइज़ 2024 में फ़िज़िक्स में अवार्ड दिया गया है जॉन जे होपफील्ड, जियोफ्री हिंटन। क्यों मिला गया इनको? फाउंडेशनल डिस्कवरी की है इन्होंने, इन्वेंशन की है इन्होंने क्या करा? मशीन लर्निंग को कनेक्ट कर दिया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के साथ। अब समझो क्या है ये डिस्कवरी, अवार्ड दी गई है ये नोबेल प्राइज़ में। जॉन हॉपफील्ड हैं, इन्होंने इन्वेंट करा है हॉपफील्ड नेटवर्क, यानी ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है जिसमें स्टोर हुआ है, रिकन्स्ट्रक्ट हुई है जानकारी। ये नेटवर्क एकदम मेमोरी सिस्टम की तरह काम करता है जिसमें इमेजेस हैं, स्टोर पैटर्न्स हैं, नेटवर्क है। समझ रहे हो? एक तरह का एक नेटवर्क है, जैसे न्यूरॉन्स को आप एक साथ नहीं रख देते हो तो वो नेटवर्क की कैपेबिलिटी को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करती है, बस ऐसा ही समझो आप। तो होपफील्ड नेटवर्क बेसिकली इसमें कई तरह के टास्क करता है, इमेज को पहचानने का, डेटा को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने का, है ना। तो मशीन लर्निंग में बड़ी हेल्प मिलती है इसकी। अच्छा, जो जियोफ्री हिंटन है, इन्होंने क्या करा है? मेथड इन्वेंट करा है बोल्ट्जमैन मशीन करके। ये क्या करेगा? पार्टिकल्स को इंडिपेंडेंटली डिस्कवर करेगा डेटा में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर लार्ज एएनएस के लिए। अच्छा, बोल्ट्जमैन मशीन क्या होती है? एक अर्ली एग्जांपल है जनरेटिव मॉडल का। ये नए नए पैटर्न्स तैयार करता है। ये ट्रेंड बॉल्स मशीन है जो फेमिलियर ट्रेट्स इन्फॉर्मेशंस को कैरी आउट करता है। अब उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं क्या है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक तरह का एमएल प्रोग्राम है, मॉडल है, जो ये डिसीजन लेता है इस तरह का कि जैसे सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन, बिल्कुल जैसे ह्यूमन ब्रेन डिसीजन लेता है ना, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लेगा। कैसे करेगा? ये क्या करता है? ये ना बायोलॉजिकल न्यूरल जो हमारे बॉडी में होता है, हमारे दिमाग में होता है, वैसा ही ये मिमिक कर लेगा, कॉपी कर लेगा, और उसी तरीके के ये फिर ऑप्शंस को सेलेक्ट करके जैसे इंसान डिसीजन लेता है वैसे ये भी जवाब देगा। वो कैसे? ह्यूमन ब्रेन एक इंस्पिरेशन से काम करता है ना, बिहाइंड न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। ह्यूमन ब्रेन सेल को न्यूरॉन्स कहते हो, कॉम्प्लेक्स है, हाईली इंटरकनेक्टेड है, सिग्नल्स के साथ चलता है। ऐसे ही ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन से चलेगा, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे काम कर रहा है? तो ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क है इज बिल्ड फ्रॉम लिविंग सेल से बना है, न्यूरॉन से बना है, जिसमें एडवांस इंटरनल मशीनरी है, सिग्नल सेंड कर रहा है ये साइनेप्सिस के फॉर्म में। तो व्हेन वी लर्न थिंग्स, एक कनेक्शन बन जाता है। समझ रहे हो? जिनसे कनेक्शन नहीं बन रहा यानी आपने उसको छोड़ रखा है, अभी आप कर नहीं रहे हो उसमें थिंग्सों को। आर्टिफिशियल में क्या होगा? ये नोड्स से अपना बिल्डअप नेटवर्क बनाएगा, और नोड्स जो होंगी वो कनेक्ट होंगी अपने आप में एक दूसरे के साथ। और जैसे ही नेटवर्क को ट्रेंड करोगे आप कनेक्शंस के बीच में बिटवीन नोड्स जो एक्टिव हैं सम टाइम, और कई वो स्ट्रांग हो जाएंगी, अदरवाइज जो एक्टिव नहीं होंगी वो वीक हो जाएंगी। जैसे देखो यहाँ पर है, यहाँ पर आपने लर्न खूब किया तो स्ट्रांग है, नहीं किया तो गया वो इन्फॉर्मेशन आपके न्यूरॉन से बाहर। समझ रहे हो? तो ANN स्ट्रक्चर बेसिकली ये आपके न्यूरल से बना है, नेटवर्क की तरह कंसिस्ट है। इसमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है, बस इतना ही ध्यान रखना, 3 लेयर से बना है ये, इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर से। इनपुट लेयर में क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करेगा, कैटेगराइज करके दूसरे लेवल पे पहुंचा देगा। हिडन लेयर पे ही मामला सारा हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आउटपुट एनालाइज करेगा, इनपुट लेयर ने जो भेजा है उसको फर्दर भेजेगा, पास ऑन करेगा। यहाँ क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ हिडन लेयर्स हैं तो इसने नाम भी हिडन लेयर रख लिया। आउटर लेयर तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, लो जी ये डेटा प्रोसेस हुआ, ये आपका आउटकम है। तो मेजर टाइप जो ANN के वो क्या होते हैं? एक होता है इसका डीप न्यूरल नेटवर्क, इसमें वही सारी लेयर्स हैं,
और वो रिफाइन इन्फॉर्मेशन आपको देती हैं। ऐसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, ये प्राइमरीली कंप्यूटर विजन और इमेज क्लासिफिकेशन से बना है। कोई फीचर डिटेक्ट करने हो, पैटर्न डिटेक्ट करने हो, उससे बन जाएगा। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इसमें नेचुरल लैंग्वेज स्पीच रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। क्रिएट न्यू आपके डेटा रिजेंबलिंग ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हमारे पास टॉपिक आता है मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग पता है क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंपोनेंट है जो डेटा का एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करेगा द वे ह्यूमन बींग्स डू। मशीन लर्निंग में क्या है? कंप्यूटर लर्न करेगा बाय एग्जाम्पल, टैकल करना प्रॉब्लम्स को जो बहुत वेग हैं उसको ध्यान में रखना। वन एग्जाम्पल इज इंटरप्रेटिंग अ पिक्चर। फिर एमएल जो प्रोग्राम है वो ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स के साथ वर्क कर रहा है। न्यूरल नेटवर्क जो है वो कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं। एप्लीकेशन इसका क्या है? रिसर्च में यूज़ होएगा, कंप्यूटर विजन में, नेचुरल लेवल। आप सारे जानते हो ये मशीन लर्निंग के फ़ायदे नुकसान, लेकिन चैलेंज तो है ही इसका। कई बार मॉडल को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। इसमें सुपर इंटेलिजेंस है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ ही नहीं पाओगे। अब आप सोचो सेल्फ ड्राइविंग कार से एक्सीडेंट हो गया, कौन लाइबल है? क्वेश्चन मार्क। भाई साहब ऐसा हो गया तो फिर बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन है। मशीन्स आर ट्रेन्ड बाय ह्यूमंस, ह्यूमन बायसेस आर उसमें होंगे ही। और ह्यूमन बीइंग, आपको लगता है कोई डिस्क्रिमिनेटरी फ्री होता है? बंदा ढूंढ के दिखा दो जरा। और प्राइवेसी कंसर्न, रेगुलेशन कंसर्न्स तो फिर है ही, मिसयूज तो है ही। फिर यहीं पर नेक्स्ट आपका आता है भारत जेन प्रोग्राम के बारे में। क्या है भारत जेन? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारत जेन को लॉन्च किया। पायनियरिंग इनिशिएटिव है जीआई बनाना, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मल्टीलिंगुअल होगा ये, भारतीय वाला डेटा ट्रेंड होगा ये सारा का सारा। और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, पूरा सेट ही भारतीय डेटा के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। इकोसिस्टम जनरेटिव एआई वाला, रिसर्च वाला। अब भारत जेन मल्टी लैंग्वेज और मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज से बना हुआ है ये। हाई क्वालिटी टेक्स्ट है इसका। पर्पस पता है क्या है इसका? पब्लिक सर्विस डिलीवरी करना, सभी सिटीजन्स को थ्रू एआई कनेक्ट कर देना, क्योंकि हम चाहते हैं इंडिया को जनरेटिव एआई स्पेस में लीडर बनाना। तो ये डाइवर्स होगा, लिंग्विस्टिक होगा, सारे कल्चर्स फैब्रिक को लेके चलेगा और रेलेवेंस इंडिया के केसेस में बहुत रहेगी। तो इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है भारत जेन को? इसमें ना सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी नॉन प्रॉफिट आईआईटी बॉम्बे वालों ने निकाला है ये। तो इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम भी इम्प्लीमेंट करेगा। ये एजेंसी है जो इसको ये लगा रही है। और प्रोजेक्ट आपका ये 2026 तक आप मानो ये कंप्लीट हो जाएगा भारत जेन प्रोजेक्ट। और भारत डेटा सागर जो है ये कोर इसका काम है। इंडिया सेंट्रिक डेटा होगा, ये इंडिया का ही डेटा होगा, ये समझ लो आप। इसमें डेटा एफिशिएंसी, एडवांस मॉडल, इंटरकनेक्टिविटी, एक्सप्लेनेबिलिटी, एथिकल, सब चीज़ों का बायस्ड एंड डिटेक्शन कैसे करना है, सारा मतलब बहुत ही खूबसूरत मॉडल तैयार करा जा रहा है ये। तो नेशनल मिशन है ये, आप जानते ही हो, इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम के लिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है, 2018 में 5 साल के लिए आया था और वही ये काम कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यही इसका ध्यान रख रही है कि इसमें सभी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाए और साइबर सिक्योरिटी का ध्यान भी रखा जाए। जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम वगैरह बहुत ही इस समय बच्चों अगर नहीं सीख रहे हो ना तो कब आप मतलब सीख लो ये सारी चीज़ें भी। जनरेटिव एआई अगर हो सकता है कोडिंग वगैरह में कहीं इंटरेस्ट अगर कहीं है ना तो सीख लो। इससे आपको ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने में बहुत अच्छा रहेगा। टेक्स्ट, इमेजेस, ये सब भी आप समझ लो जनरेटिव एआई से आप सब कुछ कर पाओगे। इसीलिए जॉब्स जाने के बड़े खतरे हैं, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जनरेटिव एआई बनेगा ही अंडरलाइन एआई मॉडल्स पे, चैटबॉट, चैट जीपीटी की मदद से बनेगा। जनरेटिव एआई रिलाई किस पे करता है? डीप लर्निंग मॉडल्स में, एल्गोरिथम्स में, लर्निंग में, डिसीजन मेकिंग में। एलएमएस एक कैटेगरी है फाउंडेशन स्टेज की, अंडरस्टैंड करना, जनरेटिंग एआई नेचुरल लैंग्वेज को लेकर निकालना। और ये लर्निंग पैटर्न्स हैं डेटा के वास उससे निकले हुए हैं। न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जिसको आप कहते हो, मल्टीपल लेयर्स हैं न्यूरल नेटवर्क्स की। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे ही इसमें अब दो तरह से फ़र्क भी आ रहा है। ट्रेडिशनल एआई, एक जनरेटिव एआई है। ट्रेडिशनल में क्या होता था? खाली एनालाइज कर रहा है, ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग कर रहा है। यहाँ पे नया ही डेटा बना रहा है, ये रूल्स को एक्सप्लिसिट करता था। यहाँ डेटा ड्राइवन लर्निंग है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट होता था, यहाँ नया ही कंटेंट क्रिएट आउटपुट कर रहा है। ये मास्टर शेफ फॉलोइंग अ रेसिपी, यहाँ इनोवेटिव शेफ है, नई डिश की आप समझ लो। जनरेटिव है एकदम नया चीज़ खिला रहा है आपको, एकदम नई डिश, एकदम यहाँ पे नया शेफ आया है और एकदम नई चीज़ बना रहा है। यहाँ मास्टर शेफ होता था और उसी की रेसिपी आप फॉलो कर देते थे कि हाँ जी आज मास्टर शेफ देखा था, उसकी रेसिपी बताइए जी, वो बना रहा हूँ। यहाँ एकदम ही नया मामला है।
तो भारत जैन प्रोग्राम का सिग्निफिकेंस ये होगा कि गवर्नमेंट की बैकिंग मिलेगी इस इनिशिएटिव के। वर्ल्ड का फर्स्ट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोजेक्ट होगा। एफिशिएंट इंक्लूसिव एआई का इस्तेमाल हो जाएगा और एज अ पब्लिक गुड ये इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इंडिया का सोशो कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेके चल पाए और इंडिया की सोशो इक्विटी कल्चरल प्रिजर्वेशन वाली नीड्स फुलफिल हो पाए। और इससे क्या होगा, भारत जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो पूरा करके दिखाएगा। क्योंकि इसकी ना ये पता है क्या करेगा, हमारी फॉरेन टेक्नोलॉजी पे जो डिपेंडेंसी है ना वो ख़त्म करेगा और हमारा डोमेस्टिकली एआई सिस्टम अच्छा हो जाएगा। अदर ऐसे हमने और इनिशिएटिव लिए हैं एआई को देखते हुए, चाहे वो इंडियन एआई मिशन की बात हो, नेशनल एआई पोर्टल की बात हो, एरावत हो, एआई रिसर्च एनालिटिक्स वाली बात हो, जीपीआईए हो, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, नेशनल एआई स्किलिंग प्रोग्राम हो, ये सारे के सारे प्रोग्राम इसको लगाए जा रहे हैं ताकि आपका एआई इकोसिस्टम तैयार हो सके। ठीक है जी। तो गाइस, एरावत का फुल फॉर्म याद रखना, एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसमिनेशन प्रोजेक्ट है ये, और ये कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एआई रिसर्च नॉलेज असिमुलेट करते हो। स्पेस डॉकिंग गाइस कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।